हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीसी में। कल हमने सीआरपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण धाराओं को देखा था। ठीक है, वो आपके मेंस के पेपर नंबर 7 के सब सेक्शन नहीं, मतलब 3 जो भाग डिवाइड होते हैं ना, तो उसमें का एक पार्ट था। आज हम लोग देखेंगे घरेलू हिंसा से महिलाओं को जो संरक्षण प्राप्त है 2005 का जो अधिनियम है उसको देखेंगे। ठीक, अब ये चीज़ को बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि घरेलू हिंसा क्या होता है। एक्चुअल में जो शादी के बाद किसी महिलाओं के साथ जो भी गलत कृत्य होते हैं उसे बोलते हैं घरेलू। घर में होने वाले हिंसा घरेलू हिंसा, मारपीट होना, उनके साथ गलत व्यवहार करना, घर से निकालना, ये सारी चीज़ें। लेकिन 2005 में ये अधिनियम आया तो इसका जो विशेषता था ना उतना अच्छे से नहीं था, लेकिन बाद में इसको थोड़ा सुधार किया जाए। ठीक, एक एक चीज़ों को अध्ययन करेंगे। अगर आप इस चैनल में होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, अगर बात करूँ संक्षिप्त विवरण के बारे में, तो वर्ष 2005 में ठीक है एक कानून बना जिसको संसद में पास किया गया, फिर राष्ट्रपति का साइन हुआ। तो ये क्या हो गया, एक संसद में पास होने के बाद अधिनियमित होकर एक कानून के रूप में सामने आया। पास कब हुआ, लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। यहाँ तक समझे। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है और साथ ही पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना, पहले से वैसे तो 1947 के बाद से ही बन गया था, लेकिन 6 नवंबर 2019 को जब यूटी बनाई, ठीक, तो ये पूरा क्षेत्र में, पूरा भारत देश में लागू हो गया। जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में लागू नहीं। अगर बात करो तो इसमें कुल 6 अध्याय और 37 धाराएं हैं, ये चीज़ है। अब बात करते हैं इसकी विशेषता के बारे में। तो पहली बार घरेलू हिंसा शब्द को परिभाषित करने वाला अधिनियम था 2005 का। मतलब 2005 से पहले घरेलू हिंसा का कोई परिभाषा नहीं। एक चीज। दूसरी विशेषता क्या है कि किसी भी के साथ भावनात्मक, मौखिक या आर्थिक शोषण हो तो ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत आ जाता है। पहले थोड़ा कम था इसका दायरा, अब बढ़ गया है। उसके अगर भावना को ठेस पहुंचाओ, अगर उसको आर्थिक रूप से उसको परेशान करो, दूसरा, और तीसरा, अगर उसको मौखिक रूप से गाली वाली देके अगर परेशान करते हो तो ये सब घरेलू हिंसा के अंतर्गत आ जाता है। ओके, यह एक दीवानी कानून है। अब देखो, आपको 2 कानून समझना होगा, एक होता है दीवानी कानून और एक होता है फौजदारी कानून। ठीक है, तो फौजदारी कानून क्या होता है? फौजदारी मामले में उन मामलों को आप जोड़ सकते हैं जो आईपीसी और सीआरपीसी के अंतर्गत आता है। मतलब हत्या, रेप, लूटपाट, डकैती, तो ये जितने भी मामला है ना सब फौजदारी में आ जाएंगे। ठीक, और एक होता है दीवानी मामला। दीवानी मामला क्या होता है? जितना जमीन संबंधित जो विवाद होता है ना उसको बोलते हैं दीवानी मामला। ओके, अब देखिए, दीवानी मामला उन मामलों को कहते हैं जिसमें संपत्ति संबंधित या पद संबंधित अधिकार में विवादित हो, तो ये होता है दीवानी मामला। ये एक प्रकार का दीवानी मामला है, घरेलू हिंसा ना, मतलब संपत्ति विवाद संबंधित है, लेकिन ये उससे थोड़ा ऊपर है, कठोर कानून है। एक चीज। दूसरा, क्योंकि ये अधिनियम बन के संसद में पारित होके ये चीज आया। ठीक, अब देखिए दीवानी मामला और फौजदारी मामला। तो फौजदारी मामले में क्या होता है, जनरली केस होगा, जुर्माना लगेगा और दंड होगा। दीवानी मामले में या तो जुर्माना होगा या दंड होगा। लेकिन ये जो केस है घरेलू हिंसा अधिनियम, इसमें आपको दंड भी मिलेगा और आपके ऊपर जुर्माना, शास्ति भी लगेंगी। तो कैसी है शास्ति? अगर मान लो कोई भी इस अपराध में अगर संदिग्ध पाया गया या फिर संलग्न पाया गया तो 1 वर्ष के कठोर कारावास और 20 वर्ष की जुर्माना हो सकती है। कठोर नियम है। ठीक है, इस अधिनियम में महिलाओं को विशेषकर ध्यान में रखना, इस अधिनियम में महिलाओं को घर का अधिकार प्राप्त है। मतलब अगर उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है, उनके हस्बैंड उनको छोड़ देते हैं, तो उनको घर प्रदान किया जाएगा। और ऐसी पहली बार है कि ये एनजीओ को की भी भागीदारी इसमें बढ़ाया गया। तो एनजीओ मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहा उनका। इस कानून के अंतर्गत महिलाओं को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो कैसे महिला? पहले सिर्फ पत्नी तक सीमित, अब चाहे वो पत्नी रहे या बहन रहे या माँ रहे या कोई भी रहे, फीमेल होनी चाहिए ना, तो उनको ये संरक्षण प्रदान है। ठीक है, आगे बात करते हैं। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए 2 प्रकार के अधिकारी आपको मिलेंगे। एक होता है संरक्षण अधिकारी, ठीक है, और एक होता है सिविल सेवा प्रदाता। तो सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर, एसपी बोलते हैं जिसको, और संरक्षण मतलब बताइए, संरक्षण अधिकारी जो प्रमुख होता है इसमें, उसको समझना। संरक्षण अधिकारी को इंग्लिश में बोलते हैं पीओ। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर, इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। अब देखो, सामान्यतः अगर आप कोई भी सीआरपीसी या आईपीसी के अंतर्गत कोई भी जुर्म दर्ज होता है तो वो एफआईआर के फॉर्म में होता है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। लेकिन अगर आप
घरेलू हिंसा के अंतर्गत किसी के ऊपर मामला दर्ज करवाते हैं तो उसको बोलते हैं DIR, डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। यहाँ तक समझे, ये जितना भी मैं बताया वो सब उसकी विशेषता है। दो और विशेषता ध्यान में रखना। एक विशेषता ये है कि इसमें पुलिस, दंडाधिकारी, ठीक, मजिस्ट्रेट इसको बोलते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, SP और PO, इनके कर्तव्यों के बारे में उल्लेख है, ठीक, इस कानून में। और अगर बात करूं, इनको जो महिलाएं हैं जो इससे पीड़ित है, उनको अनुतोष की, जो अनुतोष होता है ना, अनुतोष मतलब क्या होता है, उनको जीने के लिए जो भत्ता दिया जाता है उसके बारे में बात किया गया है। ये इतना सारी चीज़ों को आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में उसकी विशेषता के रूप में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, मैंने कल एक शब्द का जिक्र किया था, एक संस्था का, गृह मंत्रालय के अंदर आता है NCBR, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट। तो NCBR के अनुसार हर वर्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है जिसमें महिलाओं के ऊपर जो हो रहा है अत्याचार उसको पब्लिश किया जाता है। ये रिपोर्ट 2014 से प्रारंभ हुआ, पहला चीज। और दूसरा चीज क्या होता है, देखिए, अब इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 3 मिनट में किसी न किसी महिला के साथ कोई ना कोई दुर्व्यवहार होता है, अपराध घटित होता है, एक चीज। दूसरा, 15 से 49 वर्ष की आयु तक लगभग 30% महिलाएं वैवाहिक मामले से संबंधित घरेलू हिंसा से पीड़ित है। 30%। जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि महिलाओं के साथ आफ्टर मैरिज बहुत सारे अत्याचार होते जा रहे हैं। अब यही वो परसेंटेज है, ये 30 से 35 हो सकता है, क्योंकि 2019-20 में रिपोर्ट अगर मान लो उसको मैं 2019 के आधार में बताऊं तो 20-21 में ये तो बढ़ा होगा ना, कम तो हुआ नहीं है। तो ये चीज है। अब घरेलू हिंसा से संबंधित आंकड़े हर वर्ष 8% या 9% के दर से बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार घरेलू हिंसा के बढ़ते अपराधों को कम करने के लिए सरकार ने एक अधिनियम पारित किया 2005 में, ठीक। तो महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, तो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। अब बात करते हैं इस अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। देखो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कुछ कितने धारा बोला था, 5 अध्याय और 37 धारा, जिसमें धारा नंबर 3 है घरेलू हिंसा की परिभाषा। फिर से सुनिएगा और लिख लीजिएगा। धारा नंबर 3 है घरेलू हिंसा से, या घरेलू हिंसा की परिभाषा। घरेलू हिंसा क्या है, धारा 3 में है। धारा 4 में है घरेलू हिंसा की सूचना किसे देंगे। तो क्या धारा 4 में बताया गया है कि घरेलू हिंसा की सूचना आपको देना है, किसको देना है, आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद अगर पुलिस और मजिस्ट्रेट का कुछ तो दायित्व होगा ना, अभी पढ़ा ना कि इसमें पुलिस, मजिस्ट्रेट, SP, संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता के कर्तव्यों को उल्लेख है। तो धारा नंबर 5 में पुलिस और मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों को बताया गया है, जबकि धारा नंबर 8 और 9 में, तो धारा नंबर 8 में जो संरक्षण अधिकारी उनके कर्तव्य है और 9 में उनके, धारा नंबर 8 में संरक्षण अधिकारी के नियुक्ति के बारे में बात किया गया है, जबकि 9 में उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। यहां तक समझे। धारा नंबर 10 क्या है, धारा नंबर 10 है सेवा प्रदाता की नियुक्ति और कर्तव्य, तो इसको एक साथ जोड़ के रखना, ठीक। 11 तो सरकार के कर्तव्य, तो सरकार का भी कुछ कर्तव्य बनता है ना, ये है धारा नंबर 11 में। जबकि धारा नंबर 12 से 29 में आप अनुतोष आदेश के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी जितना भी बता रहा हूँ ना, ये आपके मेंस के सिलेबस नंबर, मतलब मेंस के पेपर नंबर 7 के पार्ट 1 में और मेंस के सिलेबस में बहुत जल्दी लाने वाला हूँ पूरा, ठीक। अब बात करते हैं हम तो कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को, देखिए हाईलाइट देखा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो, घरेलू हिंसा एक्चुअल में होता क्या है, आप कैसे लिख सकते हैं 30 शब्दों में। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत, मतलब अगर पूछे कि कौन से अध्याय में दिया है, तो अध्याय 2 और धारा नंबर 3 में यह बताया गया है कि घरेलू हिंसा होता क्या है। किसी भी महिला के साथ शोषण करना या उत्पीड़न देना या धमकी देना, ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत है। शोषण कैसे करेंगे, शारीरिक या मानसिक शोषण करेंगे ना। उत्पीड़न कैसे करेंगे, उनकी संपत्ति का नुकसान करेंगे या उनको दहेज के लिए प्रताड़ित करेंगे या किसी मूल्यवान वस्तु का मांग करेंगे, यही तो होगा ना उत्पीड़न। और धमकी क्या होगा कि भैया तुमको मार दूंगा, धमकी देना, तुमको शारीरिक रूप से क्षति पहुंचा दूंगा। ये तीनों को परिभाषित करके, तीनों को कंबाइन करके आप लिखेंगे तब आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो घरेलू हिंसा कैसे लिखेंगे, 4 पॉइंट में लिखना है आपको। पहला पॉइंट लिखना, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया। एक चीज इसमें और बढ़ा के लिख सकते हैं कि ये अध्याय नंबर 2 और धारा 3 में वर्णित है, ठीक है। घरेलू हिंसा के अंतर्गत महिलाओं का शोषण करना, उत्पीड़न करना या धमकी देना, ये उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। और इस अधिनियम में इनको संरक्षण प्रदान है। आप ऐसे करके लिखेंगे तो ठीक ठाक नंबर मिल जाएगा। या फिर शोषण को एक बार परिभाषित कर दीजिएगा कि किसी भी महिला के साथ मानसिक या शारीरिक क्षति पहुंचाना या उनको धमकी देना, उनके स्वास्थ्य संबंधित या जीवन संबंधित कोई भी प्रताड़ना करना, ये उनके शोषण में आ जाएगा।
और संपत्ति मतलब किसी भी महिलाओं के साथ दहेज का या मूल्यवान वस्तु का मांग करना, या धमकी में आ जाएगा कि उनको ये चमकाना ना कि भाई तुमको मार दूंगा, ये कर दूंगा, बाहर कर दूंगा, तो होता है धमकी। इतना समझिए। शोषण भी 4 प्रकार के हो सकते हैं। शोषण कैसे 4 प्रकार का होगा? एक तो शारीरिक शोषण करेंगे पहला, दूसरा लैंगिक शोषण करेंगे मतलब सेक्सुअल अब्यूसमेंट, उसके बाद मौखिक या भावनात्मक मतलब गाली वाली देना, और चौथा नंबर का आर्थिक शोषण। तो 4 शोषण होते हैं। तो ये आप 2 नंबर के लिए या फिर इसको बढ़ा के 60 शब्दों मतलब 4 नंबर के लिए आप लिख सकते हैं। अब इसको मैं कीवर्ड के साथ आपको ध्यान में देखो, अगर शारीरिक शोषण के बारे में बात करते हैं तो महिलाओं के शरीर में चोट पहुंचाना, दर्द पहुंचाना, मारना लात या घूंसे से, ये मेंशन है। काटना, निकिंग, ये भी ना, लात से मारना, काटना, ये सब शारीरिक शोषण में आ जाएगा। लैंगिक शोषण मतलब मजबूर यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना, अश्लील तस्वीर दिखाना, जबरदस्ती उनको गलत वीडियो दिखाना, ये आ जाएगा लैंगिक शोषण में। मौखिक, महिलाओं का अपमान करना, गाली देना, उलाहना करना, अपमानित करना। जबकि आर्थिक शोषण में आ जाएगा कि उनको वित्तीय अधिकार से वंचित करना, मतलब मैं जो कमा रहा हूं मेरा है, तुमको कोई अधिकार नहीं। ये चीज तुम ध्यान से समझ लो। जितने भी गलत कृत्य करते हैं उनके लिए मैं आपको प्रत्यक्ष बोल रहा हूँ कि छोड़ दो ये सब चीज। अगर आपने पढ़ा हुआ होगा, आप अगर थोड़ा भी जानकार है कानून के, या थोड़ा अगर सीख गए होंगे मेंस का तैयारी करते करते, तो ये चीज़ों से दूर रहें और अपने आसपास के लोगों को ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन दें ताकि ये घटना कम हो सके। ठीक, इसीलिए हमको एज अ सिविल सर्वेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है ताकि हम चीज़ों को समाज के सामने रख सकें। आपका अगर सिविल सर्वेंट बनना, देखो अगर मैं बोलता हूँ जिस दिन से आप तैयारी में आ गए ना, तो अपने आप को एक अधिकारी के रूप में मानिए। आपकी सोच में अधिकारी दिखना चाहिए। जिस चीज़ में आप जाने वाले हैं, जिस चीज़ में आप अपने आप को लगता है कि आप डिजर्व करें, तो दिखना भी तो चाहिए ना। वही दिखने के लिए आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। अब महत्वपूर्ण परिभाषा देखते हैं। देखो इसमें ना 4 लोगों को आप समझ सकते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा में। एक होता है व्यथित व्यक्ति, ठीक, एक होता है घरेलू नातेदारी, एक होता है गृहस्थ, साझी गृहस्थ, और एक होता है प्रत्यक्षी, ठीक, रिस्पोंडेंट बोलते हैं जिसको। तो अगर मैं बात करूं व्यथित व्यक्ति को कैसे आप परिभाषित कर सकते हैं, देखो 4 लाइन में। सबसे पहले व्यथित व्यक्ति की परिभाषा धारा नंबर 2A में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अब व्यथित व्यक्ति को समझते हैं। मैं 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताया था। एक व्यथित व्यक्ति होता है, घरेलू नातेदारी, साझी गृहस्थी और प्रत्यर्थी। और एक और ध्यान में रखना, प्रत्यर्थी को जस्ट समझेंगे व्यथित व्यक्ति के बाद। तो अगर आपसे प्रश्न आता है ना कि व्यथित व्यक्ति किन्हें कहते हैं, तो परिभाषा के साथ 4 पॉइंटों के साथ इसको समझना। देखो व्यथित व्यक्ति की परिभाषा धारा नंबर 2A में है। पहला चीज, व्यथित व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जिसके साथ घरेलू हिंसा होती है। सामान्यतः व्यथित व्यक्ति में महिलाओं को लिया जाता है। एक तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट, अगर किसी भी बालक या पुरुष की आयु 14 वर्ष से नीचे है तो व्यथित व्यक्ति के रूप में इनको भी कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, तो व्यथित व्यक्ति के अंदर घरेलू नातेदारी भी आएंगे। तो ये आप इस पॉइंट को इतना समझ सकते हैं। उसके बाद होता है क्या, एक है प्रत्यर्थी। तो व्यथित व्यक्ति का परिभाषा धारा 2A में है, जबकि प्रत्यर्थी का परिभाषा धारा नंबर 2 के Q में है। Q ना ABCD EFG और OPQ में। ठीक, तो प्रत्यर्थी क्या होता है? प्रत्यर्थी मतलब जो अपराध करे, वह व्यक्ति जो घरेलू हिंसा से पीड़ित हो या घरेलू हिंसा करे, वो होता है प्रत्यर्थी। देखो अब मान लो किसी के साथ घरेलू हिंसा हुआ है, तो व्यथित व्यक्ति ठीक प्रत्यर्थी से अनुतोष की मांग कर सकता है। और प्रत्यर्थी हमेशा पुरुष होगा, याद रखना, पुरुष हो। ठीक, और ध्यान में रखना। अब देखिए, या प्रत्यर्थी बोलो या व्यथित व्यक्ति बोलो, तो किनको कंसीडर किया जाएगा? जो घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हो। ऐसे नहीं ना कि किसी के साथ आपका सामान्य संबंध है लेकिन वो आपके रिश्तेदार में नहीं आते, आपसे उनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी नहीं होंगे। तो उसके लिए उनको घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आना पड़ेगा। अगर एक महिला किसी पुरुष के साथ शादी करते हैं करती है, तो अगर उनके बीच में आपसी विवाद हो जाता है, तो प्रत्यर्थी कौन कहलाएगा? महिला। और व्यथित व्यक्ति कौन कहलाएगा? महिला। और प्रत्यर्थी कौन कहलाएगा? पुरुष। ये दोनों घरेलू नातेदारी के अंतर्गत है ना, तो इसको आप इतना समझ सकते हैं। अब बात करते हैं एक्चुअल में घरेलू नातेदारी क्या होता है। तो घरेलू नातेदारी की परिभाषा ना घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा नंबर 2 के F में बताया गया है। ठीक, क्या बोलते हैं देखते हैं। वह व्यक्ति या व्यथित महिला, ध्यान से सुनना, व्यथित महिला या प्रत्यर्थी पुरुष के मध्य जो संबंध स्थापित या जो संबंध रहे, उसी को बोलते हैं घरेलू नातेदारी। ये 3 प्रकार से हो सकते हैं। देखो 3 प्रकार से हो सकते हैं। पहला, विवाह के आधार पर। तो विवाह के आधार में पत्नी, बहू या भाभी। ठीक, रक्त संबंध के आधार पर बेटी हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं या माँ, और अन्य गोद लेना या लिव इन रिलेशनशिप। तो इसको आप घरेलू नातेदारी समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं साझी गृहस्थी के बारे में। तो साझी गृहस्थी क्या होता है? शेयर हाउस होल्ड ना। देखो, धारा नंबर 2 में, घरेलू हिंसा के धारा नंबर 2 में साझी गृहस्थी के बारे में बताई गई है, जिसमें क्या है, यदि कोई भी निवास स्थान है जहाँ पर व्यथित महिला और प्रत्यर्थी एक साथ रह रहे थे या रह रहे हों या रह रहे होंगे, होंगे को तो छोड़ देना, एक साथ रह रहे हों या एक साथ रहे होंगे, इसी को बोला जाता है साझी गृहस्थी। या तो उनका खुद का मकान हो सकता है या किराए का मकान। तो साझी गृहस्थी 3 प्रकार से हो सकते हैं, एक स्वयं का घर, एक किराए का घर, ये एक अभिजात कुटुंब, मतलब ज्वाइंट फैमिली। अभिजात कुटुंब एक हिंदी शब्द है, अच्छा शब्द है, इसको नोट करके रख लेना। अभिजात कुटुंब मतलब ज्वाइंट फैमिली। ठीक, अब ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग महिलाओं के ऊपर जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए उनके संरक्षण के लिए, तो उनके बारे में देखेंगे। तो पहला देखेंगे हम लोग संरक्षण अधिकारी, और उसी को मैच करेंगे हम लोग किसके साथ? सेवा प्रदाता। तो अगर मैं बात करूं संरक्षण अधिकारी, जिनको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर PO, और सेवा प्रदाता मतलब सर्विस प्रोवाइडर SO, SP एक्चुअल में प्रोवाइडर SP सेवा प्रदाता, और संरक्षण अधिकारी मतलब प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में देखते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर या संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति घरेलू हिंसा के धारा नंबर 8 में बताया गया है, जबकि इनके कर्तव्यों के बारे में धारा नंबर 9 में बताया गया है। ठीक है, अब देखो हर जगह आपको धारा याद नहीं होगा, मैं मान रहा हूँ, तो कम से कम कुछ कीवर्ड्स को पकड़ के आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य क्या है। संरक्षण अधिकारी एक व्यक्ति होता है, ठीक, ये कोई NGO या कोई संस्था नहीं है, एक व्यक्ति है। यह व्यक्ति घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिकृत किया जाता है। मतलब ऐसा अधिकारी जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला है उनको संरक्षण प्रदान करेंगे। साथ ही उनकी योग्यता क्या होंगी? पहला चीज तो योग्यता को देखने से पहले एक चीज और ध्यान में रखना कि संरक्षण अधिकारी की पहुंच कोर्ट तक होती है, मतलब वो जो भी मसला है उसको कोर्ट तक ले जाएंगे। योग्यता क्या है? कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन का सदस्य, ऐसे संगठन जो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, तो इनको नियुक्त किया जा सकता है एज अ प्रोटेक्शन ऑफिसर PO के फॉर्म में। ये तो रहा PO। अब देखते हैं SP। तो SP मतलब है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं होगा, यहाँ पर से सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो घरेलू हिंसा की धारा 10 में बताया गया है कि उनके कर्तव्यों का और उनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक, एक ही धारा। देखना, सर्विस प्रोवाइडर ये एक व्यक्ति नहीं होता, एक संस्था होती है। पहला, ऐसी संस्था जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आश्रय स्थल प्रदान करता है, मतलब रहने का स्थल प्रदान करता है। मारपीट हुआ, चोट वोट लगा तो चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करता है, ये उनका प्रमुख कार्य है। योग्यता, कोई भी NGO, गैर सरकारी संगठन या स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं ना, जिसमें उनका एक नियम हो, उनका एक कानून हो, तो ये सारी चीजें हैं SP के बारे में बात करते हैं। देखो, ऐसे NGO जो आश्रय स्थल चलाते हो और उनके पास ना क्षमता हो सूचना और संचार को बेहतर व्यवस्था करने का, ऐसी संस्था जिनके पास आश्रय स्थल हो, पहला रहने की व्यवस्था, और उनके बीच में क्या होना चाहिए, उनके पास क्या होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। क्या क्षमता? सूचना और संचार को बेहतर व्यवस्थित रूप से क्रियान्वयन करने की, ये सारी चीजें। अब देखो, नियुक्ति, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करेंगे, न्यूनतम 3 वर्ष का रहेगा एक चीज। जबकि सेवा प्रदाता सेम, उसको भी राज्य सरकार नियुक्त करेंगे कि भैया इस NGO को हम लोग सर्विस प्रोवाइडर या SP के फॉर्म में नियुक्त करते हैं, 3 साल के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। अब रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि घरेलू हिंसा घटना रिपोर्ट क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस इंसिडेंट रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं DIR। देखो, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें घरेलू हिंसा के संबंध में या संदर्भ में जो भी आप मसलन होता है या जो मसला होता है ना, उसको यहाँ दर्ज या शिकायत करते हैं, जिसका नाम है DIR। यह एक मूल्यवान दस्तावेज है दूसरा, और इसमें अनुतोष के साथ अनुतोष, अगर मान लो जिसको जितना भी अनुतोष चाहिए, जितना भी राशि चाहिए, उसको इस DIR के साथ संलग्न कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रारूप, इसका फॉर्म आता है, उसमें इसका पूरा मेंशन है, जिसमें PWDVA, प्रोटेक्शन वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में इसका प्रारूप है, उससे आपको डाउनलोड करके पढ़ना पड़ेगा। कैसे भर सकते हैं? DIR भरने का जो अधिकार है वो या तो संरक्षण अधिकारी को है या सेवा प्रदाता को। पहला, आप नहीं भर सकते ना, वो उनके सामने, या तो आप भरेंगे उनके सामने या स्वयं वो भरेंगे। ठीक। दूसरा, DIR महिला या वकील नहीं भर सकता, मतलब ना वो जो केस करेगा या करेगी ना, वो नहीं भर सकता ना, ये सिर्फ संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता भर सकता है। इसमें तटस्थता होना चाहिए, मतलब बायसनेस, मतलब एक्यूरेसी, पहला चीज। दूसरा, स्वच्छता,
तीसरा पारदर्शिता, और चौथा फैक्चुअल चीज, या जो सही है वही, कुछ भी उल जलूल नहीं ना। अब थोड़ा इसको थोड़ा डिटेल करते हैं, ब्रीफ करते हैं कि संरक्षण अधिकारी के क्या कर्तव्य है। तो संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य धारा 9 में बताया गया है, जिसके अनुसार उनके दो कर्तव्य होंगे। एक कर्तव्य होगा मजिस्ट्रेट के प्रति, ठीक है, और एक कर्तव्य होगा महिलाओं के प्रति। तो मजिस्ट्रेट के प्रति क्या कर्तव्य होगा? सूचना प्रदान करना, सहायता देना और सूची तैयार करना। तो कैसी सूची? सूची 3 प्रकार से हो सकते हैं। आश्रय स्थलों की सूची पहला, हॉस्पिटल की सूची और दूसरा, और सेवा प्रदाता की सूची। अब महिलाओं के प्रति क्या कर्तव्य होगा कि भैया संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य है कि DIR दर्ज करे, पहला निःशुल्क विधिक सहायता दे, अनुतोष धनी अनुतोष की मांग पर कार्य करे और चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराए। अब सेवा प्रदाता के कर्तव्य क्या होंगे? तो सेवा प्रदाता के लगभग से मिलकर जुलता है रिपोर्ट दर्ज करना, DIR, मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराना, आश्रय स्थल उपलब्ध कराना और परामर्श देना, मतलब क्या, काउंसलिंग करना। जबकि सरकार का भी कुछ कर्तव्य है। कौन कौन सा कर्तव्य है भैया? महिलाओं को जागरूक करो। तो कैसे करोगे? एडवर्टाइजिंग के माध्यम से, मतलब सरकार महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए विज्ञापन प्रशस्त कराएगी या प्रसारित करेंगे, पहला। दूसरा, ट्रेनिंग देंगे। तो ट्रेनिंग कैसे देंगे? सरकार का ये कर्तव्य है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को प्रशिक्षण दे ताकि ये घटना कम हो सके। तीसरा, रिलीफ देना, मतलब राहत कोष की घोषणा कर सकता है। और चौथा है P, प्रोटोकॉल, मतलब सरकार प्रोटोकॉल अधिकारी की नियुक्ति कर निगरानी रखने के लिए बता सकता है। ये तो रहा हमारा सेवा प्रदाता, सरकार के और संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य। अब देखते हैं घरेलू हिंसा के मामले में संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया। देखो, घरेलू हिंसा के मामले में जितनी भी प्रक्रिया है ना, केस दर्ज होने के 60 दिन के भीतर आपको पूरा करना होगा, ठीक। तो सबसे पहले समझना, सबसे पहले अगर आपके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है, क्या करेंगे? पहला सूचना देंगे, पहला सूचना दिए, फिर वो सूचना शिकायत के रूप में जाएगा। सूचना देंगे, शिकायत हुआ, किसके समक्ष आपको शिकायत करना पड़ेगा? आवेदन करना पड़ेगा। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको आवेदन करना पड़ेगा, ठीक। मजिस्ट्रेट के समक्ष जैसे आप आवेदन करेंगे तो नोटिस जारी करेंगे, दोनों पक्षों को बुलवाएंगे। भैया आपने शिकायत सूचना दिया, शिकायत दर्ज हुआ, मजिस्ट्रेट के सामने आपने आवेदन प्रस्तुत किया, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? दोनों पक्ष को सामने बैठाया, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है? दोनों पक्ष सामने बैठेंगे, तलाक देंगे नहीं, परामर्श देंगे, ठीक, परामर्श देंगे। उसके बाद भैया अगर इस अपराध में कृत्य पाया गया तो फिर राहत, अंतरिम राहत प्रदान करेंगे, ठीक है, अंतरिम राहत प्रदान करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि ये जो घटना है, ये जो जितना भी हो रहा है या केस हो रहा है, ये गलत होगा, तो उसके ऊपर क्या करेंगे? पहले साक्ष्य पर बहस करेंगे, अपना दावा, दलील रखेंगे, दलील रखने के बाद बहस होगा, देखेंगे, और लास्ट में अंतिम आदेश पारित करेंगे। ये एक उसका फ्लो चार्ट है। सबसे पहले सूचना जो धारा 4 में है, उसके बाद शिकायत धारा 5 में है, फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना धारा नंबर 12 में है, नोटिस जारी करना और दोनों को सामने बुलाना धारा नंबर 13 में है, जबकि परामर्श देना धारा नंबर 14 और 15 के तहत। उसके बाद अंतरिम राहत प्रदान करना धारा नंबर 16, साक्ष्यों पर बहस करना धारा नंबर 17, जबकि अंतिम आदेश पारित करना 18 से 23 में वर्णन है। 60 दिन के भीतर ये जो भी आवेदन है मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होगा, और 3 दिन के भीतर मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? सुनवाई के लिए निर्देश या तारीख, सुनवाई के लिए तारीख घोषित करेंगे। अब धारा नंबर 4 में महिलाओं को 4 तरीके की सूचना दे सकते हैं। पहला, सीधा मजिस्ट्रेट, देखो अब महिला सूचना देंगे, धारा नंबर 4 में बताया ना मैंने, कि सूचना कैसे सूचना देंगे। देखो, सीधा मजिस्ट्रेट के पास चले जाओ, बोलो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हो रहा है, एक। या मजिस्ट्रेट के पास नहीं जा रहे तो पुलिस के पास चले जाओ। दूसरा, जो उनके पास नहीं जा रहे तो संरक्षण अधिकारी के पास चले जाओ। अगर वहां भी नहीं जा रहे हो ना तो सेवा प्रदाता जो NGO है वहां चले जाओ। ये 4 प्रकार से महिलाएं सूचना दे सकती हैं। अब जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। देखो, अब धारा नंबर 5 में शिकायत के बारे में बताया हूँ। पहले उसका फ्लो चार्ट देखे हैं, उसके बाद ये क्या है, उसका डिटेल है। अब देखो, धारा नंबर 5 में क्या है? शिकायत प्राप्त होने के पश्चात कर्तव्य। आप या तो संरक्षण अधिकारी के पास जाएंगे, तो संरक्षण अधिकारी के पास जाएंगे तो आपका DIR दर्ज करेगा। जैसे दर्ज करेगा तो उसमें आपका रिलीफ एप्लीकेशन संलग्न होना चाहिए ना, मतलब जो अनुतोष की मांग करते हैं। और जैसे हो ये सब चीज़ हो जाता है ना, तो PO या प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेंगे? ये मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। एक तरीका, अगर आप सेवा प्रदाता के पास जाते हैं या NGO के पास जाते हैं तो एक प्रति किसको देंगे? संरक्षण अधिकारी को, जिसमें रिलीफ एप्लीकेशन संलग्न होगा। और संरक्षण अधिकारी ये किसको देंगे? मजिस्ट्रेट को। तो अल्टीमेटम क्या है कि मजिस्ट्रेट के पास अगर कोई भी जाता है तो संस्था नहीं जाएंगी, एक व्यक्ति जाएगा, और व्यक्ति कौन होता है? संरक्षण अधिकारी, ठीक। और दूसरा, देखो जो होते हैं ना सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता, एक प्रति किनको देंगे? संरक्षण अधिकारी को, दूसरा प्रति किनको देंगे? पुलिस को। अगर आप यहाँ दोनों जगह नहीं जाते, पुलिस के पास जाते हैं, तो पुलिस के पास जैसे जाएंगे ना तो शिकायत दर्ज करवाने के बाद ये जो आवेदन है, ठीक, वो सीधा मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कौन?
पुलिस वाले। ये यहाँ भी नहीं जाते, आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, तो मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं कि उसमें एक लिखने बैठ जाएंगे। मजिस्ट्रेट बोलेंगे एक काम करो, संरक्षण अधिकारी को बुलाएंगे, आप 3 दिन के अंदर जो भी है इनकी जो घटना हुई है उसको दर्ज करो और 3 दिन के भीतर सुनवाई होगी। 3 दिन का तारीख दिया जाता है। तो ये सारी चीजें। अब एक होता है अंतिम आदेश। सुनवाई के संपूर्ण सुनवाई के पश्चात या दौरान किसी भी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट आदेश पारित कर सकते हैं यदि वह आदेश साक्ष्य पर पूर्ण बहस समाप्त होने के। ठीक, देखिए अंतिम आदेश को आप कैसे समझ सकते हैं। संपूर्ण सुनवाई, जैसे संपूर्ण सुनवाई होता है, संपूर्ण सुनवाई के पश्चात या दौरान मजिस्ट्रेट आदेश पारित करेंगे। मजिस्ट्रेट आदेश पारित करेंगे, साक्ष्यों पर बहस करेंगे और साक्ष्यों पर बहस करने के पश्चात एक आदेश जारी होगा जिसको अंतिम आदेश कहेंगे। अंतिम आदेश में अनुतोष या फिर जो रिलीफ की मांग है ना उसको भी बताएंगे कि हाँ भैया आपको इतना पैसा या इतना अनुतोष प्राप्त होगा। इसी कारण अंतिम आदेश को अनुतोष आदेश कहा जाता है, जो धारा नंबर 18 से 24, 18 से 23 घरेलू हिंसा की धारा नंबर 18 से 23 में ये वर्णित है। अब बात करते हैं अनुतोष की घोषणा कर सकते हैं। तो देखो मजिस्ट्रेट निम्न प्रकार से अनुतोष की घोषणा कर सकते हैं। पहला, संरक्षण आदेश के आधार पर, निवास आदेश के आधार पर, धनी अनुतोष, अभिरक्षा आदेश या अंतरिम राहत, एक पक्षी आदेश धारा बोलती है। देखो संरक्षण मतलब उनको प्रोटेक्शन दो, धारा नंबर 18, निवास दो, धारा नंबर 19, पैसे संबंधित उनको जो सुविधा उनको पैसा दो या धनी अनुतोष दो, धारा नंबर 20, और अभिरक्षा मतलब सुरक्षा प्रदान करो, धारा नंबर 20, जबकि अभिरक्षा के बारे में बताया गया धारा नंबर 21 में, और अंतरिम राहत धारा नंबर 23 में। ये सारी चीजें हैं। अब इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। अब ये जो मैं बता रहा हूँ और महत्वपूर्ण है भाई। देखो पहला संरक्षण आदेश जो धारा नंबर 18 में है, तो ऐसा आदेश जो मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाएगा महिला प्रत्यार्थी को या महिला को प्रत्यार्थी से संरक्षण प्रदान करने के लिए एक आदेश जारी करेंगे। मतलब पुरुष जो है ना, जो उनके साथ व्यथित व्यक्ति हैं, प्रत्यार्थी हैं जो व्यथित व्यक्ति को परेशान करते हैं, तो आदेश पारित करेंगे या आदेश देंगे तो उनको सुरक्षा दो, पहला चीज। दूसरा, इसमें मजिस्ट्रेट तत्काल हिंसा रोकने का आदेश देंगे, भैया उसके साथ मारपीट मत करना ना ये। और अगला है, इसी को बोलते हैं स्टॉप वायलेंस ऑर्डर। तो ये जो संरक्षण आदेश होता है ना, एक्चुअल में ना स्टॉप वायलेंस ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। 3 पॉइंट याद रखो। हिंसा 4 प्रकार से कर सकते हैं लोग। हिंसा को रोकना, हिंसा भैया मारना पीटना ये सारी चीजें तो आप 4 प्रकार से रोक सकते हैं, जो इसमें इस अधिनियम में बताया गया है। प्रवेश करवा के, प्रवेश मतलब जहां पर महिला है उस स्थान को प्रवेश करने के लिए प्रतिबंध कर दो प्रत्यार्थी का। दूसरा, संचार मतलब जो फोन वगैरह में बात हो रही है उसको खत्म कर दो। दूसरा, तीसरा, वित्तीय कार्य, किसी भी प्रकार का वित्तीय कार्य करने से महिला को हानि हो, ऐसा वित्तीय कार्य जो महिला को हानि प्रदान करे या हानि पहुंचाए वो बंद कर दो। और अन्य महिला से संबंधित जो अन्य व्यक्ति है ना, उसको हिंसा से, देखो महिलाओं से संबंधित जो अन्य व्यक्ति से, मान लो महिला से संबंधित उसका भाई है, अब उसके भाई के साथ मारपीट ना करे, इसको भी विशेष ध्यान दिया जाता है इसमें। ये तो रहा संरक्षण आदेश। उसके बाद होता है निवास आदेश। निवास आदेश क्या होता है, जो धारा नंबर 19 में है। भैया अगर निवास आदेश को आप कैसे समझ सकते हैं, महिला के साथ अत्याचार हुआ तो अब महिला का कर्तव्य होगा, महिला को क्या करेंगे कि भाई आप कहाँ रहेंगे, मजिस्ट्रेट पूछेंगे। तो महिला को घर से संबंधित जो अधिकार है उसी को बोलते हैं निवास आदेश। ठीक, तो महिलाओं को निवास प्रदान करना, जो व्यथित व्यक्ति प्रत्यार्थी है ना, उनका ये कर्तव्य है, पहुंचाना ही पड़ेगा क्योंकि ये आदेश है। कैसे पहुंचाएंगे, देखो इसके अंतर्गत महिला की इच्छा अनुसार उनको घर या निवास स्थान प्रदान किया जाएगा। एक चीज, यदि महिला को घर से निकाला जाए तब उनकी इच्छा पूछी जाएगी। अगर मान लो जहां पर पुरुष रहते हैं अपने ससुराल में, अगर महिला है तो महिला को लगता है कि उनके साथ मैं सेफ नहीं हूँ, एक काम करो मेरे को अलग से दो, तो महिला से ये पूछा जाएगा कि आपको कहाँ रहना है। तब महिला क्या बोलेगी, वो महिला ये बोल सकती है कि काम करो सर, मैं घर में तो यही रहना चाहती हूँ, मैं दूसरा घर नहीं जाना चाहती, आप इनको ही निकाल दो। तो इसमें पुरुष को निकलना पड़ेगा, प्रत्यार्थी को निकलना पड़ेगा, जो प्रत्यार्थी है, जो पुरुष है, अपने घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं का अधिकार थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको समझो आप। ठीक, तो पुरुष को यहाँ से घर से निकलना पड़ेगा, एक चीज। या यदि महिला को लगता है कि मैं इसके साथ सेफ नहीं हूँ, मेरे लिए अलग से घर की व्यवस्था करे, तो अलग से घर की व्यवस्था होगी। तो ये दोनों चीज को ध्यान में रखना। अब धनी अनुतोष के बारे में बात करूं तो देखो, घरेलू हिंसा के कारण जो
आने जाने में, उठने बैठने में जो भी खर्चा हुआ ना, तो वास्तविक खर्चा का एक रिकॉर्ड मिलेंगे, मतलब वास्तविक जो भी खर्चा हुआ है ना उसका पूरा बहस होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। मान लो 5,000 या 10,000 खर्चा हुआ है तो तत्काल रूप से प्रत्यार्थी को देना पड़ेगा महीना को, ठीक। जो है उसमें मेडिकल फैसिलिटी भी आ जाएगा ना। ओके। और क्षतिपूर्ति मतलब धारा नंबर 22 में है कि घरेलू हिंसा के कारण या दौरान शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचाने के लिए जो प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति है उसको मारे पीटे हैं, उसमें भी तो खर्चे हुआ होगा, तो उसके ऊपर आपको अनुतोष देना पड़ेगा जो अतिरिक्त अनुतोष है। एक चीज होता है अभिरक्षा, इसके अंतर्गत बच्चों को महिलाओं की अभिरक्षा में सौंपे जाने का आदेश दिया जाता है। तो बार बार ये बोलते हैं ना लोग कि मेरा बच्चा है, बाप पति पत्नी में लड़ाई हो, बच्चे बीच में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर ये होता है ना कि बाप बोलते हैं कि मैं रखूंगा अपने पास, रख नहीं सकते, बस बोलने का रहता है, 1-2 दिन में रखेंगे फिर परेशान हो जाएंगे। तो ये आदेश होता है कि महिला को या फिर जो प्रत्यर्थी सॉरी व्यतीत महिला है उनको एक आदेश दिया जाएगा उनके ऊपर कि जो बच्चे हैं या जो बच्चा है वो महिला के अभिरक्षा में रहेगा या रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। अब देखिए यहाँ तक तो समझ गए होंगे। देखो हो सकता है थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना और अपने निजी जीवन में उसको अप्लाई करना तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखो इस अधिनियम के धारा नंबर 25 में उपरोक्त अनुतोष आदेश तब तक जारी रहेंगे जब तक महिला को लगता है कि भैया मुझे पैसे चाहिए, मुझे मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए इनको देना पड़ेगा। तो ये धारा नंबर 25 में है, तो पुरुष मना नहीं कर सकता कि मुझे पैसा नहीं देना है। धारा नंबर 25 के अंतर्गत आप पैसा नहीं देते या मजिस्ट्रेट की बात को उल्लंघन करते तो आपके ऊपर कार्यवाही होगी, ठीक। संपूर्ण जो न्यायिक प्रक्रिया है घरेलू हिंसा से संबंधित उसको कौन देखेगा? प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी, इसको डीएम बोलते हैं ना, डिप्टी कलेक्टर। ये धारा नंबर 27 में है। यदि महिला आदेश से संतुष्ट नहीं है कि भैया मुझे जितना पैसा चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, वो इस पूरे मामले को सत्र न्यायालय मतलब सेशन कोर्ट में क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। कैसा मामला है? ये फौजदारी मामला है, ठीक। चीजें उसके बाद अगर मान लो इस अधिनियम में कोई भी व्यक्ति बोलता है कि भैया कोर्ट तो दिया आदेश नहीं दूंगा, क्या कर लेगी तुम्हें? कुछ नहीं कर लेगी। तो बता दो ये धारा 31 के अंतर्गत अगर ऐसा कोई उल्लंघन किया जाता है किसी भी व्यक्ति द्वारा तो उसमें अब आईपीसी का धारा लगेगा। आईपीसी का धारा नंबर 498C सॉरी आईपीसी के धारा 498A में बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रत्यर्थी व्यतीत महिला को उनको संरक्षण प्रदान नहीं करते, वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराते या मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उनको 1 वर्ष की सजा और 20,000 रुपये जुर्माना है। तो बच के रहे, ये चीजों को आपको जानना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो पूरा धारा रहा, जितना समझा सकता था कोशिश किया समझाने का। अब इसमें पैसे प्रश्न बन सकते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 की प्रमुख विशेषताओं को बताइए 60 शब्दों में। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को रोकने के जो विभिन्न प्रयास किए गए उसको भी समझाइए 60 शब्दों में। घरेलू अब परिभाषा देना है, घरेलू हिंसा क्या होता है, ठीक। घरेलू नातेदारी क्या होगा, साझी गृहस्थी क्या होगी, इसको आपको समझा सकते हैं। और DIR एक्चुअल में FIR सब जानते हैं, DIR क्या होता है बताइए। और इस अधिनियम में इसकी महत्ता पर प्रकाश डालिए, ये प्रश्न बन सकता है। संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता के कर्तव्यों को लिखो ये। और इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए जो स्थापित न्यायिक प्रक्रिया है उसको समझाइए 100 शब्दों में। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बने थे और ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।